गाइस वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के डी और एफ ब्लॉक को कंप्लीट करने वाले हैं। डी और एफ ब्लॉक के वे सभी प्रश्न जिसे आपको तैयार कर लेना चाहिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में सलूशन के साथ में देखेंगे। कोशिश करेंगे कि सभी के सभी प्रश्न आपको इसी लेक्चर में तैयार हो जाए। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के जरिए जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर हम इस क्लास के होने के 3 से 4 घंटे बाद हम वहां पर पीडीएफ अपलोड कर देते हैं और आपको टेलीग्राम पर ही अन्य क्लासेज का भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर ही आपको हम नोट्स वगैरह दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स दे रहे हैं, वह भी प्राप्त कर सकते हो। और बेहतर तैयारी के लिए आपके हम वीकली टेस्ट लिया करते हैं टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम पर जुड़कर टेस्ट भी दे सकते हो और टेस्ट पेपर भी देख सकते हो। तो गाइस चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो नए स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और चले जाना प्लेलिस्ट में। वहां पर आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पड़े हुए हैं, सभी को एक तरफ से देख लेना, वह आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और एक बार सभी स्टूडेंट इस लेक्चर को लाइक कर दें और लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को देखें। आज के इस लेक्चर में आपका डी और एफ ब्लॉक कंप्लीट हो जाने वाला है। डी एफ और एफ ब्लॉक के सभी प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, उसको हम आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे सॉल्यूशन के साथ में। 2-3 बातें हैं। पहली बात, आप लोग कहोगे सर अभी आप पी ब्लॉक क्यों नहीं पढ़ाए, कल आप पृष्ठ रसायन पढ़ाकर डायरेक्ट डी और एफ ब्लॉक पे क्यों चले आए? मैं आपको बताऊंगा। मैं स्टार्टिंग में ही मतलब 15-16 तारीख को 15-16 जनवरी के बीच में आपको मैं पी ब्लॉक पढ़ा चुका था। एक काम करूंगा, मैं एक प्लेलिस्ट नीचे बना दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जहां पर हम फर्स्ट चैप्टर से लेकर डी और एफ ब्लॉक के सभी वीडियो जो वहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। जो स्टूडेंट हमसे डेली जुड़कर पढ़ रहे हैं, यानी अल्फा गर्ल्स और अल्फा बॉयज, अल्फा आर्मी कर सकते हो, वे सभी लोग देखे हैं। मैं पी ब्लॉक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अति लघुत्री लघुत्री में बनते हैं, उनका मैं पढ़ा भी दिया हूँ और टेस्ट भी ले लिया हूँ। पी ब्लॉक को मैंने 2-3 बार पढ़ाया हूँ। एक बार पी ब्लॉक का एक पॉइंट को पढ़ाया था स्टार्टिंग में, उसके बाद मैं पी ब्लॉक के अति लघुत्री लघुत्री को बताया था, उसके बाद मैं पी ब्लॉक का जो इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न उसे भी बता दिया हूँ। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं पी ब्लॉक को कंप्लीट कर दिया हूँ। बस एक चैप्टर आपका छोड़ा हूँ, सॉल्यूशन विलेन को छोड़ा हूँ। विलेन से आपके न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं विलेन को छोड़ा हूँ। विलेन को लास्ट में पढ़ाऊंगा। आप लोग जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ डेली जुड़कर पढ़ाई कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको कीजिए, आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। जो मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन लास्ट के देता हूँ, जैसे कल के लेक्चर में ज़्यादा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिया था, उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपको एक अच्छे पेपर पर लिखे जाइए, सभी क्वेश्चन को लिखते जाइए। मैं एक दिन डाउट क्लास लूँगा, मैं पहले से बता दूंगा टेलीग्राम पर ही कि आप जो भी आपको क्वेश्चन अभी तक मैं छोड़ा था, जो आपको नहीं कर पाए हो, आपके डाउट में है, उन सभी क्वेश्चंस को भेज दीजिए। हम उन्हीं सभी क्वेश्चंस को लेकर एक डाउट क्लास ले लेंगे। समझ में आया आपको? नेहा कन्नौजिया जी, आप मुझसे पूछ रही थी क्वेश्चन टेलीग्राम पर, तो मैं बता दे रहा हूँ, सबको मैं कंप्लीट करा दूंगा। बस फ्री होकर आप पढ़ाई करते रहिए। इस समय अगर छोड़ेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है 10 फरवरी तक कंप्लीट करने का पूरा सिलेबस, वह छूट जाएगा। ठीक है, और आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न के जो मैराथन क्लास की बात कर लेते हैं। मैराथन क्लास में जब दीर्घ उत्तरी प्रश्न का देने वाला था, तैयार भी था, लेकिन कुछ स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के बाद, कुछ लोग हैं जिनका प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा है, तो उन सभी को देखते हुए मैं मैराथन क्लास का भी प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन किए। उन लोगों का रिक्वेस्ट भी है सर प्री बोर्ड एग्जाम दे दूं, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसीलिए आपका टेस्ट भी नहीं इस वीक में ले रहा हूं, क्योंकि आपका प्री बोर्ड एग्जाम है। आप लोगों तो अच्छे से प्री बोर्ड एग्जाम दीजिए, एकदम एग्जाम समझ के दीजिए। मैराथन क्लास हो सकता है आपका प्री बोर्ड के एग्जाम के बाद, सभी लोग कह देना जब आपका हो जाएगा तो मैं लगा दूंगा। जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है टॉप 15, उन्हें मैराथन क्लास के रूप में कवर करा दूंगा। रही डेरिवेशन की बात, मैं डेरिवेशन आपको दे रहा हूँ फिजिक्स में। केमिस्ट्री में रह गया रिएक्शन के बाद, अब हम आपको केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो बता दूंगा। आप लोग अगर अपने से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना। मैं जैसे ही ये इंपॉर्टेंट अति लघुत्री लघुत्री खत्म होता है, अभी डी और एफ है, एक आध सप्ताह और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही मैं पहले रिएक्शन को ही कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आपका जो न्यूमेरिकल प्रश्न है उसे कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। बस आप डेली के डेली जुड़कर जैसे मैं कर रहा हूं वैसे पढ़ाई कीजिए। आपकी एकदम बेहतर तैयारी के लिए मेरी जिम्मेदारी है। अभी आपको मैं डीपीपी कराऊंगा, डीपीपी में डेली आपको क्वेश्चन दूंगा, डेली 10 से 15 क्वेश्चन दूंगा और मैं कहूंगा आप तैयार करो उसे। आप तैयार करोगे, 10-15 क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे, उनको छोड़कर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10-15 में होंगे जो आपको नहीं आएंगे,
उन सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा शाम को। इस प्रकार से मैं करूंगा, बस आप डेली के डेली जुड़कर पढ़िए, आपकी मैं बेहतर तैयारी करा दूंगा, बहुत ही अच्छा से आपकी पूरा का पूरा केमिस्ट्री और फिजिक्स को कंप्लीट करा दूंगा। टेंशन मत लेना है, बस जुड़कर डेली के डेली पढ़ाई करना है। ये सभी बातें इंपॉर्टेंट थी आपके बताने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के डाउट था। कुछ लोग कह रहे थे सर सुल्ताना गाजी, इस नाम की कोई स्टूडेंट थी, उनसे मेरी बात हुई थी कल या परसों हुई थी शायद, वो कह रहे थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। तो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका भी मैं आपको दे दूंगा, मतलब एक लेक्चर ला के दे दूंगा, जो इंपॉर्टेंट हमारे पास 127 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, 27 का 100 मान लीजिए, 100 महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो 100 महत्वपूर्ण रिएक्शन जो भी है, सॉरी रिएक्शन नहीं, न्यूमेरिकल है फिजिक्स के, उसको भी मैं दे दूंगा, आप उसे तैयार कर लेना। कहोगे तो उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है, परेशान मत होना। चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को, बातें ज़्यादा हो गई आज, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व क्या है, इनके प्रमुख गुण लिखिए। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, हम आपको पहले भी बता चुका हूं। संक्रमण तत्व क्या होता है, वे तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, उसे कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या होता है संक्रमण तत्व, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व। बोलिए समझ में आया। जो संक्रमण तत्व होते हैं वे क्या होते हैं, एक साइड यस ब्लॉक होता है, एक साइड पी ब्लॉक होता है, तो इनके बीच में आपके इस तरह से संक्रमण तत्व होते हैं। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं वह यस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। 2 पॉइंट है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं उसे कहते हैं संक्रमण तत्व। यह संक्रमण तत्व जो है यस और पी ब्लॉक के मध्य में पाया जाता है, ठीक है, यस और पी ब्लॉक के मध्य में पाया जाता है। जो संक्रमण तत्व होते हैं यह बहुत ही कठोर होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार से इसे बांट सकते हैं, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। ये 3 प्रकार से संक्रमण तत्वों की 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी। ये सभी चीज़ें बहुत ही डिटेल से पढ़ना होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह करेंगे तो आपको पढ़ना है, सिलेबस में है। लेकिन क्या करें, आप अगर बोर्ड एग्जाम में, आपके एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, संक्रमण तत्व क्या है 1 नंबर में पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेगा संक्रमण तत्वों के गुण लिखिए, तो यह आपका 3 नंबर या 4 नंबर में पूछेगा। तो संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण तत्व के लक्षण, ये दोनों अगर पूछ ले तो आपको 3 नंबर 4 नंबर में लिखेगा। तो आपको इतना ही तैयार करना है, आप इतना लिख दोगे कि संक्रमण तत्व वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं और ये यस और पी ब्लॉक के मध्य में होते हैं, यह बहुत कठोर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3D 4D 5D श्रेणी के तत्व तो आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखने की जरूरत है। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आप ये लिख दोगे आपका डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जब कभी आप पढ़ोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिखा हूँ संक्रमण तत्व का डिफिनेशन लिखा हूँ, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यह यस व पी ब्लॉक के मध्य में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख देना डी, 3D, 4D और 5D लिख देना आप लोग। नेक्स्ट है प्रमुख गुण, इनके प्रमुख गुण, संक्रमण तत्वों के प्रमुख गुण बात करते हैं। देखिए संक्रमण तत्व के प्रमुख गुण में बात कर लेते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं वह धात्विक चालकता होते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं। बात आती है सर धात्विक प्रकृति क्या होता है, धात्विक प्रकृति मैं बता रहा हूं, उससे पहले जान लो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। कभी अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ ले कि संक्रमण तत्व क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखे या इन्हें समझाइए। धात्विक गुण, संक्रमण तत्व के धात्विक गुण और ऑक्सीकरण अवस्था, मैं दीर्घोत्तरी प्रश्न में कराया हूं आपको। अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको क्या लिखना है ये बात समझिए। देखिए धात्विक गुण के प्रकृति के होते हैं। धात्विक गुण का मतलब क्या होते हैं, ये सभी तत्व जो होते हैं आघातवर्धनी होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं। सर ये आघातवर्धनी क्या होता है, मैं बता रहा हूं क्या होता है। आप अपने हाथ को ऐसे रख लीजिए, ठीक है,
और एक ईटा को लेकर, एक अच्छा सा ईटा लेकर आइए, मजबूत वाला। ये नहीं कि ऐसा ईटा लेकर हाथ पे मारे ईटा ही फूट गया, नहीं, आपको मजबूत ईटा लेकर आना है। वैसे ऐसा नहीं होगा कि आपके हाथ से ईटा फूट जाए, एक मजबूत ईटा लाकर कस के मारिए तो आपका हाथ क्या होगा पता नहीं, इसका ये कोशिका इधर जाएगा कि कौन सी हड्डी किधर आएगी, चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन आप एक एल्युमिनियम की तार लेकर आइए, एल्युमिनियम छोड़िए, आप कोई भी तार लेकर आइए, लोहा को लेकर आइए फेमस, जो कि आपके डी ब्लॉक का एक तत्व है, उसे लाकर पीटिए तो क्या होगा, वह आप जितना भी पीटोगे उसको सहन कर लेगा। क्या कर लेगा, सहन कर लेगा कि नहीं। यानी ये आघातवर्धनी होते हैं। आघातवर्धनी का वही मतलब हुआ, आप किसी को पीटिए तो वो चिपटा हो जाएगा, चिकनाचूर नहीं होगा। अगर आप लेकर आए मार्केट से कोई भी दूसरा धातु लेकर आए जो डी ब्लॉक की नहीं है, जैसे सोडियम को लेकर आए, सोडियम तो बाहर निकालते ही जल जाएगा ना, सोडियम भी एक प्रकार की धातु, लेकिन वह यस ब्लॉक का है। अरे सोडियम, आप लोग अगर प्रैक्टिकल लैब वगैरह में जाते होंगे तो सोडियम देखे होंगे, सोडियम को हमेशा केरोसिन तेल में रखा जाता है। केरोसिन तेल का मतलब हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। तो सोडियम को बाहर निकालते ही जल जाएगा। लेकिन जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इतना कठोर होते हैं कि उसको निकालकर जितना भी पीट घलें वह चपटे हो जाएंगे, लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब वो आघातवर्धनी होते हैं। अगर आपसे पूछे धात्विक गुण के बारे में लिखिए तो सबसे पहली बात लिखेंगे इस डी ब्लॉक के तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, वे सभी आघातवर्धनी होते हैं। तनन होता है, मतलब तनन को क्या कहेंगे, मतलब स्ट्रेचिंग जो आपके हो जाते हैं, मतलब तनन क्षमता लिख सकते हैं, मतलब जिसे तान सकते हैं, आप लोग उसे लंबा कर सकते हैं खींचकर, तान कर। जैसे आपके दोनों हाथ पकड़ के एक इधर से खींचे एक उधर से खींचे तो क्या होगा, आपका पता नहीं चलेगा, आपका एक इधर से निकल जाएगा एक इधर से निकल जाएगा, बचेगा बस ये। लेकिन अगर किसी धातु को अगर आप तानेंगे तो वह लंबाई में बढ़ने लगेगा, एक तनन क्षमता होता है। मतलब ये सभी धात्विक गुण हैं। अगर आपसे धात्विक गुण लिखें तो ये सभी लिख सकते हैं आप लोग, अभी मैं बताऊंगा। तनन गुण के अलावा ये सभी क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। जो धातु होते हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये सभी भी विद्युत के चालक होते हैं या सुचालक होते हैं। और धात्विक चमक होता है, धात्विक चमक होता है, ठीक है। ये विद्युत के सुचालक का मतलब क्या है सर, मैं बता रहा हूं क्या है। आप लोहे को लेकर जाइए, प्लग में लगा दीजिए और इधर पकड़ लीजिए, आपका ऐसी की तैसी हो जाएगी, ऐसी झटका मारेगा ना कि आप वहां से जाकर गिरोगे दूर, लाइट। यानी विद्युत को एक जगह से सुचालक करते हैं, वहीं पे अन्य धातु नहीं करते हैं। तो ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। धात्विक गुण का मतलब ये आघातवर्धनी होते हैं, तनन होते हैं, तनन क्षमता उच्च होता है, और विद्युत के सुचालक होते हैं, धात्विक प्रकृति, और धात्विक चमक रखते हैं, यानी एक चमक होता है। ये सभी धात्विक गुण के हैं। तो ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं कौन, डी ब्लॉक के तत्व। ये प्रमुख गुण में अगर आपसे धात्विक गुण भी पूछे तो आप लिख कर आ सकते हो। क्या लिखोगे अगर धात्विक गुण को बताना हो तो आप लिखोगे कि संक्रमण तत्व में कुछ तत्व छोड़कर जिंक, कैडमियम, पारा और मैग्नीज, इनको छोड़कर अन्य सभी तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये चार तत्वों का नाम याद कर लीजिए, जिंक, कैडमियम, पारा और मैग्नीज। पारा मतलब Hg और Mn। इन चार तत्वों को छोड़कर सभी तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या कर सकते हैं, धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये सभी तत्व उच्च तनन क्षमता, आघातवर्धनी और विद्युत के सुचालक और धात्विक चमक रखते हैं, ठीक है। आप अगर लिखना चाहें तो साथ साथ में लिख दीजिए, ठीक है। तो ये सभी गुण क्या होता है, धात्विक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट चीज होती है ये संकर आयन बनाते हैं, संकर आयन का बनाना मतलब ये उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। देखिए ये सभी क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्या, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ पे मैं लिखा हूँ परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, मैं समझाऊंगा यहाँ पे कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। इतना जानिए क्योंकि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यह संकर आयन बनाते हैं या फिर उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, ठीक है।
क्योंकि यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यह संकर आयन बनाते हैं। संकर आयन का मतलब क्या होता है, आगे आप एक चैप्टर पढ़ोगे उपसंयोजक यौगिक, उसमें जो भी तत्व बनाएंगे यौगिक वे सभी तत्व आपके डी और एफ ब्लॉक के होंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, संकर आयन बनाते हैं। तीसरी गुण है ये उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं अमोनिया का हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाना, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सभी लोग जो लोग देख रहे हैं लेक्चर को ईमानदारी पूर्वक कि अमोनिया जब हैबर विधि बनाया जाता तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो भी उत्प्रेरक यूज किया जाता आप देखोगे वह डी ब्लॉक के होते हैं। अब ये बात आती है क्यों डी ब्लॉक के ही तत्व उत्प्रेरक के रूप में यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये सभी तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ उत्प्रेरक गुण में क्या अगर उत्प्रेरक गुण के बारे में आपसे लिखने के लिए कह दें तो आप लिखोगे डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लास्ट है रंगीन आयन बनाना। देखिए इसमें क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व डी संक्रमण के कारण डी संक्रमण के कारण संक्रमण के कारण रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। रंगीन आयन वैसे मैं यहां पे बताऊंगा, रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है, किसके संक्रमण के कारण, डी संक्रमण के कारण ये सभी तत्व रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। मैं यहाँ पे रीजन भी बताया हूं और ये चारों के बारे में समझाया भी हूं। आप सभी को लिखेंगे और बात जो मैं समझाया उन सभी बातों को याद रखेंगे। ठीक है, वैसे बोर्ड एग्जाम में आपको इतना ही लिख कर आना, लेकिन थोड़ा सा समझा दिया हूं। अगर आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आया है तो कुछ बुक से पढ़ लीजिएगा और इससे ज़्यादा लिख दोगे 2-4 लाइन और तो अच्छा रहेगा, नंबर बढ़िया मिलेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कितने नंबर का पूछा गया है। अगर 5 नंबर पूछा जाए तभी लिखना, अगर 2 नंबर पूछा जाएगा अगर इसका गुण पूछ दे तो मत लिखना। इसे नोट करिए तो आगे चलते हैं। हो गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्या है आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक के तत्वों का या संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे लिखना है। संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेडिंग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत ही अच्छा होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तेजी से चलेंगे आप लोग। देखिए जो संक्रमण तत्व होते हैं इनके जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं n-1 d के पावर 1 से 10, n-1 d के पावर 1 से 10 और n s के पावर 0 से 2 होता है। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये आपका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो लिखेंगे आप लोग सामान्य रूप से इन तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d के पावर 1 से 10 n s 0 से 2 के होता है। ये 3D 4D 5D 6D के रूप में हो पाए जाते हैं। ठीक है, इसे लिख लेना आप लोग, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आप लोग लिख सकते हो इतना ना हिंदी में कि डी ब्लॉक के तत्वों के या संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d के पावर 1 से 10 n s 0 से 2 के मध्य होता है। ये तो याद कर सकते हो। याद करने का सबसे अच्छा तरीका कमेंट बॉक्स में 5-5 बार लिखो, हनुमान जी का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर का नाम लेकर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्या है आपका, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझना आप लोग। डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं यहां पर आपके सामने लिखा है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनमें जो है n-1 d और nd ns n-1 और ns कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होने के कारण, ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है। किसके किसके, देखिए यहाँ पर n माइनस डी कक्षक है और n डी कक्षक है, ns कक्षक है। इन दोनों के मध्य कम ऊर्जा अंतराल होने के कारण ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होती रहती है, जादू हो जाता है। एक ही तत्व उसका कई ऑक्सीकरण अवस्था हो जाता है, एक ही तत्व का कई ऑक्सीकरण अवस्था हो सकता है। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +3 होता है। न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +3 होता है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो +8 होता है। ठीक है, वो भी किसके साथ होगा, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ होगा। फ्लोरीन के साथ ही +8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। और यह किसका होता है, ओस्मियम का होता है। किसका होता है, यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है, तो ओस्मियम प्रदर्शित करता है। कितना, +8 प्रदर्शित करता है। OS और एक होता है आर्यन का भी, रेडियन का भी, इन दोनों चीज़ों का। तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का कंसेप्ट हुआ। क्या होता है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, n-1d और ns कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होने के कारण ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था, वे तत्व इस श्रेणी की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था +2 या +3 हो सकता है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो यह +8 हो सकता है। नोट करिएगा इसे आप। अब इसके बाद रंगीन आयन की बात करते हैं। रंगीन आयन, देखिए रंगीन आयन की बात करते हैं। रंगीन आयन, तीसरा, क्या होता है रंगीन आयन। देखिए जो ये होते हैं आपके डी ब्लॉक के तत्व, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये सभी रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। इस पे आधारित एक प्रश्न भी है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जिंक आपका सफेद होता है, जबकि कौन सा क्वेश्चन था, कापर का लोअर नीला होता है, ये पूछा गया था। क्यों होता है, ये सभी चीजें आपको बताऊंगा। रंगीन आयन क्या होते हैं, ये सभी तत्व जो है रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं, यानी गर्ल्स वाला काम करते हैं। गर्ल्स को रंग से बहुत ही प्रेम होता है। बहुत से ऐसे कलर होते हैं जिसका नाम आप खुद ही नहीं बता पाओगे, लेकिन गर्ल्स बता लेंगे, क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं वे रंग से काफ़ी प्रेम करते हैं यार, रंग उनको बहुत पसंद होता है, लाइक करते हैं, प्रेम नहीं लाइक करते हैं। ठीक है, तो रंगीन आयन की बात करते हैं। ये सभी तत्व रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। रंगीन आयन क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके बीच डी संक्रमण होता है। अपूर्ण लिख सकते हैं आप, अपूर्ण डी कक्षक, अपूर्ण डी कक्षक होने के कारण, अपूर्ण डी कक्षक होने के कारण संक्रमण तत्व डी संक्रमण के कारण यह रंगीन आयन बनाते हैं। क्या बात को समझना, अपूर्ण डी कक्षक होने के कारण, ये जो अपूर्ण डी कक्षक होता है, डी कक्षक भरे नहीं होते, वे सभी डी संक्रमण होने के कारण, डी संक्रमण के कारण रंगीन आयन प्रदर्शित हैं। अगर बात को समझना, रंगीन आयन बनाते हैं अगर इनका जो है आपका D1 से लेकर D9 के मध्य होगा, D9 के मध्य, तब यह आपके रंगीन आयन बनाएंगे। अगर इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 हो या फिर D10 हो,
या जो है D10 हो, तब यह आपका रंगीन आयन नहीं बनाएगा। बात समझ में आया आपको? अगर D1 से D9 के मध्य होगा तभी रंगीन आयन बनाएगा। अगर D1 से D9 के मध्य होगा तभी रंगीन आयन बनाएगा। अगर यह D0 हो या D10 हो जाएगा अंतिम कक्षक में, तो वह रंगीन आयन नहीं बनाएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि जिंक आपका जिंक 2+ आपका के लवण सफेद होते हैं। क्या होते हैं? सफेद होते हैं। जबकि कॉपर 2+ के लवण Cu2+ का लवण नीला होता है। क्यों? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप क्या जवाब दोगे? जब जिंक 2+ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लेते हैं, अगर जिंक 2+ का अंतिम कक्षा में जाने वाला इलेक्ट्रॉन D1 से D9 के बीच होगा तब वह रंगीन प्रदर्शित करेगा। अगर नहीं होगा, 0 हो या 10 हो, तब यह प्रदर्शित नहीं करेगा, मतलब रंगहीन होगा। रंगीन आयन नहीं दिखाएगा, रंगहीन होगा मतलब सफेद होगा। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है, सफेद को रंगहीन माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे जल किस कलर का होता है, जल का कोई रंग नहीं होता है। जब भी आप कहोगे जल जो है एकदम स्वच्छ होता है, अगर ये व्हाइट कलर है उसको कहेंगे सफेद है, मतलब रंगहीन है। ठीक है, इसका हम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर जिंक 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या होगा? जिंक 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपका? 3D10 4s2 होता है जिंक का। अगर आप बात करें जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा ना, आर्गन, ऊपर आर्गन होगा, आर्गन 3D10 4s2। जिंक 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ये लास्ट कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, आपका हो जाएगा आर्गन 3D10 4s0, ये हो जाएगा। अब यहां पे बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये D10 है, आपको मैंने बताया था D0 हो या फिर D10 हो तब यह रंगीन आयन नहीं प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि यहां पर DD संक्रमण नहीं होता है। तो यहां पे लिखेंगे DD संक्रमण नहीं होने के कारण सफेद होगा। अगर यहां पे DD संक्रमण होता तो आपका सफेद नहीं होता। ठीक है, अगर इसी जगह बात करें कॉपर की, Cu2+ की बात करें, पहले हम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। कॉपर का क्या होता है आपका? कॉपर की बात करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो आपका इसका जो परमाणु क्रमांक देखिए, इसका परमाणु जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, कॉपर का 29 होता है। ठीक है, 29 ही होता है ना, देख लेना, हाँ 29 ही होता है। ठीक है, इसकी परमाणु क्रमांक की बात करें तो क्या होता है आपका? आर्गन 3D9 4s2, ये होता है किसका? कॉपर का। कॉपर का ही होता है ना, आर्गन 3D9 4s2। ठीक है, ये होता है कॉपर का। अब बात समझना है यहाँ पे, कॉपर 2+ का क्या होगा? कॉपर 2+ का क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा, मतलब आर्गन 3D9 4s0 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये अंतिम वाला बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखना ये कक्षक को, यहाँ पे देखिए ये क्या है? 3D9 है, 3D9 है। 3D9 होने के कारण ये DD संक्रमण प्रदर्शित करेगा। आपको मैंने बताया D1 से D9 के मध्य होगा तो यह रंगीन आयन प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग DD संक्रमण प्रदर्शित करेगा, सिद्ध करेगा, जिससे रंगीन आयन होगा। ठीक है, ये रंगीन आयन होगा। हाँ, ये क्या होगा? रंगीन आयन होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं बचा है, 5 या 10 मिनट और लगेगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसके बाद ये चुंबकीय गुण वाला जो है, मैं जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराया था तो वहां पर मैं कंप्लीट करा दिया था कि चुंबकीय गुण किस तरह से प्रदर्शित करेंगे और क्या इसका सिस्टम होता है, पूरा अच्छे तरीके से आपको बता दिया था। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो चुंबकीय गुण है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे रहा हूं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो वो वीडियो देख लेना आपको, या फिर मैं जब लॉन्ग क्वेश्चन अभी भी कराऊंगा मैराथन के रूप में तो वहां पे मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, 2 जगह आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इसे आप नोट करिए, रंगीन आयन वाला
करिए, मुझे लग रहा है रंगीन आयन वाला इस साल पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए चुंबकीय गुण के बारे में। चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण देखिए चुंबकीय गुण क्या होते हैं? जो संक्रमण तत्व होते हैं, जो संक्रमण तत्व होते हैं, वे सभी संक्रमण तत्व जो होते हैं ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने का मतलब, अगर उनके अंतिम कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वह अनुचुंबकीय होंगे, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो प्रतिचुंबकीय होंगे। यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं वे चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर उनके अंतिम कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय होंगे, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो प्रतिचुंबकीय होंगे। बात समझना, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित मतलब ये आपका अंतिम कक्षक है, तो इसमें जो है जो भी 5 कक्षक होंगे ना, हाँ, जो भी होंगे अयुग्मित के रूप में होंगे, तो ये आपके अनुचुंबकीय होंगे। क्या होंगे? अनुचुंबकीय होंगे। ठीक है, अगर इसी जगह अयुग्मित की जगह सबके सब पेयर्ड के रूप में हो, मतलब दो दो हों, तो ये क्या होंगे? प्रतिचुंबकीय होंगे। प्रतिचुंबकीय, ठीक है, प्रतिचुंबकीय होंगे। बात समझना, अगर अयुग्मित होंगे तो अनुचुंबकीय होंगे, अगर अयुग्मित नहीं होंगे तो प्रतिचुंबकीय होंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? अगर अयुग्मित होंगे तो अनुचुंबकीय होंगे, अगर अयुग्मित नहीं होंगे तो प्रतिचुंबकीय होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और चुंबकीय गुण में क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाता है। चुंबकीय आघूर्ण, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों संख्या n है तो चुंबकीय आघूर्ण आपका होगा n म्यू इज इक्वल टू √n+2। ठीक है, ये होगा √n+2। ठीक है, ये मान निकाल लोगे। ठीक है, आपका इस तरह से होता है, ये Bm होता है, इस तरह से निकाल लोगे। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या? अनुचुंबकीय होंगे, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये प्रतिचुंबकीय होंगे। मैं टेस्ट में भी क्वेश्चन यही दिया था, जब मैं केमिस्ट्री का टेस्ट आपका लिया था 3 जनवरी को। तो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। 2 क्वेश्चन इसके बाद और बचा है, 5-5 मिनट समझ लीजिए, दोनों क्वेश्चन में लगेगा, और ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा आप लोग। पहला तीसरा क्वेश्चन क्या है? संक्रमण तत्व अंतरकाशीय यौगिक बनाते हैं, स्पष्ट कीजिए। संक्रमण तत्व अंतरकाशीय यौगिक बनाते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए संक्रमण तत्व जो होते हैं, संक्रमण अंतरकाशीय यौगिक, अंतरकाशीय यौगिक, अंतरकाशीय यौगिक, जो अंतरकाशीय यौगिक का मतलब क्या होता है? जब छोटे परमाणु, जब छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरान, ये ठीक है, ये छोटे परमाणु जो होते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व जो होते हैं इनकी परमाणु क्रमांक अधिक होता है, 21 से लेकर 30 इस तरह से होता है, 41 से लेकर 50। तो बड़ा परमाणु क्रमांक होते हैं, बड़ा आकार होते हैं। जैसे आप लोग बड़ा हैं तो आप छोटे छोटे चीज़ों को कहीं पर भी रख सकते हैं ना। इसी तरह ये छोटे परमाणुओं को अंदर अपने रखकर यौगिक बना लेते हैं। जो यौगिक बनाते हैं उन्हें अंतरकाशीय यौगिक कहते हैं। अंतरकाशीय का नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अंदर की जगह में। जैसे मान लीजिए कोई इस प्रकार से है तो इसके अंदर कोई यहाँ पे रख के एक यौगिक बना लेगा तो ये कहलाएगा अंतरकाशीय यौगिक। तो आप लिख सकते हैं जब छोटे परमाणु जैसे आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और बोरान, ये छोटे परमाणु जो हैं, ठीक है, जब छोटे ये परमाणु जो है इत्यादि क्रिस्टल जालक के अंतरकाशीय हिस्सों में भर जाते हैं, क्रिस्टल जालक के अंतरकाशीय हिस्सा में भर जाते हैं, क्रिस्टल जालक के अंतरकाशीय हिस्सों में क्या होते हैं? भर जाते हैं, तो अंतरकाशीय यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यह अंतरकाशीय यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अंतरकाशीय यौगिक का निर्माण करते हैं। एक बात याद रखना, अंतरकाशीय यौगिक जो होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं, अंतरकाशीय यौगिक जो होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही
कठोर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं, इनकी विद्युत चालकता भी बहुत अधिक होती है, इनका क्वथनांक गलनांक भी बहुत अधिक होता है, इनका क्वथनांक गलनांक भी अधिक होता है, विद्युत चालकता भी अधिक होती है, बहुत ही कठोर होते हैं। ये सभी चीज़ें लिख लेना आप अपने से कि इनका जो है क्वथनांक गलनांक अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। क्वथनांक नांक गलनांक अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, अधिक होता है। विद्युत चालकता भी अधिक होती है, विद्युत चालकता भी अधिक होती है। विद्युत चालकता भी अधिक होती है, इसे लिख लेना आप लोग अंतरकाशी यौगिक के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो VH, ये एग्जाम्पल हो सकता है, और एग्जाम्पल लिखना चाहें आप तो TiH, ये हो सकता है। 2 एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यफ उपकोष के तत्वों और उनकी प्रमुख विशेषता की ओर। अब 5वां क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देंगे और कंप्लीट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेंथेनाइट संकुचन का कारण सहित लिखिए। लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है? देखिए, लेंथेनाइट संकुचन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, छोड़ो जाने दो, आपको होमवर्क ही दे देता हूँ। आपको होमवर्क दे देता हूँ, एक दिन मैं एक डाउट क्लास लूंगा, सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क के रूप में दिया है, आप लोग को नहीं आएगा उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, बस ये यफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में जान लीजिए। यफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? देखिए, यफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनके यफ उपकोष आंशिक रूप से भरित होते हैं उसे यफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यफ ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनके यफ उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं यफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, वे तत्व जिनके यफ उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं यफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें या फिर अंतःसंक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इन्हें क्या है? अंतःसंक्रमण तत्व भी कहा जाता है। एक पॉइंट जानना, ये 2 भागों में इन्हें बांटा जाता है। एक तो होता है लेंथेनाइट्स, दूसरा होता है एक्टिनाइट्स। मिला लेना आप लोग, अगर नहीं लिखा होगा सही तो ये लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट, लेंथेनाइट्स सही तो है, एक्टिनाइट्स, मुझे भी हिंदी लिखने आ गई यार। ठीक है, ये दोनों तत्व होते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यानपूर्वक देखना लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स के बारे में। जो लेंथेनाइट होते हैं एक एक्टिनाइट्स होते हैं। जो लेंथेनाइट होते हैं उनका अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए तो ये पूछता है, इसे याद कर लेना। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास XC 4F1 से लेके 14, 4CF या 1 से लेके 14, 5D 6S2 होगा, 5D 0 से 1 6S2 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? लेंथेनाइट का। अगर एक्टिनाइट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो होगा आर्यन मतलब रेडान आर्यन। ये देखिए 4 से 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5F1 से लेके 14 होगा, 5F1 से लेके 14, सॉरी यहाँ पे 1 से लेके 14 नहीं होगा, यहाँ पे 0 से लेके 14 होगा। 5F 0 से 14, 5F 0 से 14, 6D 0 से 1, 6D 0 से 1 और 7S2 होगा, ये होगा 7S2। ये आपका दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसे याद कर लेना। देखना है यहाँ पर ध्यानपूर्वक, यहाँ देखिए 4F1 से 14 है, यहाँ पे 5F 0 से 14 है, यहाँ पे देखिए 5D 0 से 1 है, यहाँ पे 6D 0 से 1 है, सेम है। 4 यहाँ 6S2 है, यहाँ पे 7S2 है। ये लेंथेनाइट है, ये एक्टिनाइट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसे याद कर लेना। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता भी है। और आपसे ये कभी कभी पूछता है कि क्वेश्चन कभी कभी पूछा है आपसे कि सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 है कि +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं,
क्यों, और इसमें से कौन अधिक अस्थायी होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। मैं जब डीपीपी कराऊंगा वहां पे कंप्लीट कराऊंगा। जिसको अगर इसका जवाब आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 होता है उसके +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में कौन अधिक अस्थायी है। सीरियम जिसका जिसका परमाणु क्रमांक 58 होता है उसके 2 ऑक्सीकरण अवस्था +3 और +4 में सबसे अधिक अस्थायी कौन है, यह आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर बताना। अब देखना इसके प्रमुख गुण पूछा है, आपको प्रमुख विशेषता बताइए, ये पूछा है। देखिए जो विशेषता में सबसे पहला विशेषता आप यह ब्लॉक के तत्वों में लिख सकते हैं कि ये सभी एक्टेनाइड जो होते हैं, सभी एक्टेनाइड रेडियो एक्टिव हैं। सभी एक्टेनाइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भाई साहब, रेडियो एक्टिव क्या हुआ। एक रेडियो एक्टिव मैडम क्यूरी, पी क्यूरी, इन लोगों को जानते होंगे आप लोग। ठीक है, रेडियो एक्टिव एक ऐसा पदार्थ होते हैं जो अपने आप क्षय होते रहते हैं। जैसे आपके दिमाग में आप जो पढ़ते हो ना अपने आप भूलता रहता है ना, उसी प्रकार से ये धातु होते हैं। यहाँ पर आप इसे मार्कर करोगे तो धीरे धीरे मार्कर जो है गलकर खत्म हो जाएगा। बाद में हम आएंगे देखेंगे अरे साला ये तो खत्म हो गया, मतलब कम होता है अपने आप। ठीक है, ये ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, आप लोग पहले पढ़े भी होंगे। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ये जो है यह भी सामान्यतः रंगीन और अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं, ये रंगीन आयन बनाते हैं, साथ में यह अनुचुंबकीय होते हैं, इनकी विशेषता मैं बता रहा हूं क्योंकि विशेषता भी पूछता है। ये रंगीन आयन बनाते हैं और अनुचुंबकीय होंगे। रंगीन आयन बनाने का मतलब वही है डी संक्रमण, यहां पर भी डी संक्रमण होता है, इसके वजह से यह रंगीन आयन बनाते हैं। ये बात करें अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनुचुंबकीय इसलिए होते हैं। 2 मिनट और आप लोग रुकिए, ध्यानपूर्वक कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है यह आपके होमवर्क के लिए होगा। ठीक है, आप लोग इसे होमवर्क के रूप में करके आएंगे अच्छे से। ठीक है, ये जो अनुचुंबकीय क्यों प्रदर्शित करते हैं आपको मैंने बताया। अगर अंतिम कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो यह अनुचुंबकीय पद दिखाएंगे, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो यह प्रतिचुंबकीय पद दिखाएंगे। और इसकी चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे, वही सूत्र है n कोष्टक में n+2। अगर आप लोगों को बहुत तेजी से लग रहा है कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं तो कमेंट करना, अगले लेक्चर से धीरे धीरे हो जाऊंगा। मुझे सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना होता है, मैं सोचता हूं जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए तो इसलिए तेज पढ़ाता हूं। अगर आपके ऊपर से जा रहा है ना सर के, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अगले लेक्चर से स्लो पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इसके कुछ और अन्य गुण हैं जो कि मैं मुंह से बता दे रहा हूँ आपको। इनकी ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। क्या होते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। ये सभी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपको मैंने बता दिया था। और तो एक चीज और जानना, ये जो यह ब्लॉक के तत्व होते हैं ये बहुत ही कठोर होते हैं और इनका उच्च घनत्व होता है, उच्च घनत्व वाले होते हैं और बहुत ही कठोर होते हैं। ये सभी चीजें आप लोग तैयार रखना, इसको लिख लेना अच्छे से। और ये लास्ट क्वेश्चन जो है लेंथेनाइट संकुचन, मैं कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगर ये नहीं तैयार तो चैप्टर नहीं तैयार, ये समझना। लेकिन मैं ये छोड़ रहा हूँ आपके लिए, एक बार आप अपने से इसको देख लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, पढ़ लेना, अगर समझ में आ जाता तो ठीक है, लिख कर मुझे टेलीग्राम कर देना 2-3 बार लिख कर। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या टेलीग्राम। आप लोग ध्यान ये मत सोचा करो मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, सबका कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं देता हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ सबका। आप ही के कमेंट के हिसाब से मैं क्लास देता हूँ। ठीक है, तो ये कमेंट में कर देना, अगर नहीं आ रहा है मैं पढ़ा दूंगा। एक दिन डाउट क्लास लूंगा, हर क्लास के जो 1-2 क्वेश्चन है सबको कंप्लीट करा दूंगा डाउट क्लास में। जल्दी होगा, हो सकता है मंगल बुध तक हो जाए आपका डाउट क्लास, या संडे को लेने वाला था लेकिन कल ही संडे कैसे हो पाएगा, ले लूंगा डाउट क्लास, टेंशन मत लेना। ये चैप्टर समझना लगभग कंप्लीट है, अति लघुत्तरी लघुत्तरी इस चैप्टर का कंप्लीट है। दीर्घ उत्तरी मैं पहले बता चुका हूँ, आपका जो लगातार पढ़ रहे हैं अल्फा गर्ल्स और अल्फा बॉयज उनका एकदम कंप्लीट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कल हम उपसर्ग संयोजक यौगिक और उपसर्ग संयोजक यौगिक में जो नॉमेनक्लेचर होता है आईयूपीसी ने, इसको मैं अलग से बताऊंगा। अलग से क्या बताऊंगा, कल है मैं पहले आईयूपीसी नेमे को बता दूंगा। ठीक है, बता दूंगा, हो सकता है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, इसे लिख लेना आप लोग।